इसका इलाज कर रहा हूँ कि मैं कराया भरूं पिछली वक्त वो। किसी के लिए अरबों रुपए की कमाई तो किसी के लिए सारी उम्र की रुसवाई। ये कहानी है कराची में गुटखे पर, जिसे हुकूमत की जानिब से पाबंदी का सामना है। मगर कराची की सड़कों पर मनोटनों के लिहाज से मौजूद पीक के ये निशानात इस बात की गवाही हैं कि ये नासूर हमारे मुआशरे में सरायत कर चुका है। इस कहानी का आगाज बलूचिस्तान से होता है, जहां से अरबों रुपए की छालिया और गुटखा मुख्तलिफ रास्तों से कराची पहुंचता है, मगर इसका अंजाम इंतहाई दर्दनाक है। ये एक ही कमाने वाला है, कोई कमाने वाला नहीं है। जाहिर है मेरी 3 बेटियां, एक ही बेटा है, छोटा है बेटा। तो इंसान 2 साल से तो मैं परेशान हो रही हूँ, बहुत परेशान। कराए कि घर में रहती हूँ, अपना घर नहीं है। इसका इलाज कर रहा हूँ कि मैं कराया भरूं पिछली वक्त बस। हॉस्पिटल पे मुझे रुकना होता है, यहाँ सब अकेली करती हूँ, पर हम जो भी है। मैं एक फैमिली को जानता हूँ जिनके घर में एक कैंसर का पेशेंट, यंग पेशेंट था, और उनका 1 करोड़ रुपए से ऊपर इलाज पे खर्चा आया। तो 1 करोड़ रुपए, वो एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी कराची की। उनको अपना फ्लैट बेचना पड़ा, उनको अपनी गाड़ी बेचनी पड़ी, उनके बच्चे जो पढ़ रहे थे वो काम करने पे आ गए। किस लिए? कि सिर्फ इसलिए कि घर का जो सरबराह था उसको कैंसर हो गया था 40 साल से कम उम्र में। एक बाप, उसकी जो ना 6 बेटियां थी। अब सिर्फ वो, अब बेचारा वो लाइब्रेरी था, एक तरह से मजदूरी कर रहा था, लेकिन उसने वो पान गुटखे के इस्तेमाल से उसकी डेथ हो गई। तो उसकी जो 6 बेटियां उस पर डिपेंडेंट थी ना, आप ये पूरी एक बंदा नहीं गया, उसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। बत्तीस साल का बंदा जो कि ये गुटखा और छलिया खाता था, 3 बेटियां और 1 बेवा को छोड़ के मर गया। अच्छा, अब वो 3 बेटियां और यतीम बच्चियां हैं छोटी, और बेवा है। वो बेवा जो है वो 8,000 रुपये में एक स्कूल में पढ़ाने पे मजबूर है। न्यू कराची के इलाके में रहती है। एक बिल्डिंग की छत पे जो टावर का जनरेटर रूम होता है उसमें वो बेचारी रहती है। मगर जहां एक तरफ ये दर्दनाक मनाजिर है, वहीं दूसरी तरफ ये चश्मकुशा इंकशाफात कि 2021 से गुटखे पर लगने वाली पाबंदी के बाद से इसकी फरोख्त में दिन दोगुनी रात चौगुनी इजाफा हुआ है, और अब ये मंशियात से बड़ा धंधा बन चुका है। लेकिन इस पाबंदी के बाद इस पर जब इतलाक हुआ तो बाकायदा इसकी फरोख्त में, इस कारोबार में हैरत अंगेज इजाफा देखने में आया। फिर इसकी चाले की स्मगलिंग शुरू हुई, और देखते ही देखते अब मंशियात से बड़ा कारोबार बन गई गुटखा मावा। कहा जाता है कि इस वक्त मतलब स्मगलिंग जो होती है, अगर हम सिर्फ गुटखा मावा की फैक्ट्रियों की हम बात करें तो कराची में तकरीबन कमोबेश 150 से 200 के करीब छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ पर काम कर रही है। गुटखा पहले कराची की छतों और इमारतों में बना करता था, मगर फिर हुकूमत की जानिब से लगने वाली इस पाबंदी के बाद से ये काम बलूचिस्तान मुंतकिल हो गया, जहाँ से अब मुख्तलिफ रास्तों से और मुख्तलिफ तरीक़ाकार से ये चीज़ कराची लाई और सप्लाई की जाती है। तकरीबन बलूचिस्तान से आने वाली फी बस में तकरीबन 1200 के लगभग जो है वो चाले की सप्लाई होती है, और जो बस निकलती है कोयटा से लेकर कराची और अपने जो मुतल्लिका टर्मिनल तक पहुँचते कहा जाता है कि एक बस जो है वो रास्ते भर में तकरीबन 1 लाख से 2 लाख रुपए सिर्फ इन चौकियों को रिश्वत देते हुए आता है। अब और साकरान इस वक्त बड़े मरकज़ बने हुए, और जब अफ़गानिस्तान या बाहर से जब ये छालिया और इस तरह की चीज़ें आती हैं, ममनू अशिया, ये सबसे पहले हब में और साकरान में इन्हें डंप किया जाता है। अब चूँकि मरकज़ है और हब में कहा जाता है कि तकरीबन 20 के करीब ऐसी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं मावा गुटखा बनाने की, जहाँ पर बाकायदा बड़ी भारी मशीनरी से बाकायदा ये तैयार होता है। अब कराची में अगर मिसाल के तौर पर अगर 200 फैक्ट्रियाँ भी छोटे लेवल पे अगर काम कर रही हैं,
तो उनके मुकाबले में सिर्फ हब में लगी हुई जो 20 फैक्ट्री है वो उनसे ज़्यादा मतलब वो फैक्ट्रियाँ मावा गुटखा तैयार कर रही है। तो तैयार शुदा मावा गुटखा बलूचिस्तान से निकलती है शहर भर में, वहाँ से फिर छोटी गाड़ियों में और मोटरसाइकिलों से ये माल वहाँ से निकलता है और ये माल वहाँ से निकल के सीधा जाता है बल्दिया और केमारी और वेस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में। कराची में जैसे माल उतरता है सबसे पहला जो कराची में जो ताना पड़ता है वो मोचको ताना है और कहते हैं कि सिर्फ मोचको ताने की जो चौकी है 5 लाख रुपए योमिया ऊपर जाके बत्ता देते हैं। कराची की 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में ये दावा किया जाता है कि यहाँ गुटखे की सप्लाई के मुनज़्ज़म नेटवर्क्स मौजूद हैं जिन्हें कुछ सियासी और सरकारी एहलकारों की सरपरस्ती हासिल है। जैसे कराची में अगर हम मावा गुटखा की बात करें तो सबसे बड़े एरियाज़ मरकज़ वो केमारी और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बताए जाते हैं और कहते हैं कि कुछ पॉलिटिशियंस की सरपरस्ती भी है, ख़ासकर एक एमएनए का नाम लिया जाता है और एक एमपीए का नाम लिया जाता है कि उनकी सरपरस्ती में उनके जो फॉलोअर्स हैं या उनके जो सपोर्टर्स हैं वो ये काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट केमारी और वेस्ट के बारे में तो यहाँ तक मशहूर है, कहा जाता है कि कोई भी पुलिस वाला SHO इन पर हाथ भी नहीं डालता कि उन्हें डर लगा रहता है कि इन पर हम हाथ डालेंगे तो कल को हम इस ज़िला बदर हो जाएंगे और ये रिस्क लेने को कोई तैयार नहीं होता क्योंकि इस वक्त समझ ले कि सोने की चिड़िया है। खासकर 2 डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँ, ज़िला केमारी और वेस्ट। गुटखे की इस सप्लाई से अरबों रुपए बनाने वाले लोग ये नहीं जानते कि वो शहर को मौत के मुंह में ये प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है। साइंस ने बता दिया है कि ये जो छालिया है ये कैंसर कॉजिंग है, इससे कैंसर होता है। पहली बात, गुटखा जो है, गुटखे के अंदर वो तमाम उन्होंने मसाले भर दिए हैं कि जो कैंसर कॉज करते हैं। अगर आप ये ओरल पाउचेस हैं, नस्वार है, मेनपुरी है, गुल है, ये तंबाकू की मुख्तलिफ जो फॉर्म्स हैं ये कैंसर कॉजिंग है। अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपको कैंसर होगा। ऑल कैंसर्स के मोर देन 5000 पेशेंट है और उसमें तकरीबन 10 to 15% ओरल कैंसर के जो ये आपके मुकसा बकल मुकोसा के ये हैं और मोस्टली उनकी कॉज यही है पान गुटखा। तो कैंसर जो है, मुंह का कैंसर जो है वो मर्दों में मौत की सबसे बड़ी वजह है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला है। मगर जहां इसमें कसूर सरकारी एहलकारों और गुटखा सप्लाई करने वालों का है, वहीं अफसोसनाक अमर यह है कि गुटखे से मुतासर होने वाले लोग या ओरल कैंसर से मुतासर होने वाले लोगों के लवाहिकीन भी इस लत में मुब्तला हैं। अब इन्हीं खातून को लीजिए, ये ओरल कैंसर के वार्ड में अपने शौहर के साथ मौजूद है। जब हमने उनसे पूछा कि वो क्या खा रही हैं तो उनका जवाब था, ये छालिया खा के छालिया। अक्सर लोग ऐसे आते हैं जो अपने घर वालों को देखते हुए भी तकलीफ में यूज़ कर रहे होते हैं, उनको पता भी होता है। उनको आप एजुकेशन उस सूरत में दो जब उनको चीज़ें पता ना हो। कई मौक़ों पर तो लोग दानिस्ता और गैर दानिस्ता तौर पर इस बीमारी को टालते रहते हैं। कभी इसकी वजह लापरवाही होती है तो कभी इलाज के होशरुबा अखराजात से बचने की नाकाम कोशिश। मैं ऐसे मरीजों को जानता हूँ जो डॉक्टर के पास इसलिए नहीं गए कि अगर उसने कुछ निकाल दिया कि बीमारी निकाल दी तो फिर क्या होगा। तो एक तो लेट डायग्नोसिस और फिर ट्रीटमेंट की फैसिलिटी नहीं है हमारे पास। अब कराची में कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत महंगी हैं। तो उसके अंदर शीशे के ज़रात और इस तरह की बेसी चीज़ें हैं जिसको रगड़ने से आपकी म्यूकस जो आपकी कवरिंग है माउथ की वो डैमेज हो जाती है। तो अक्सर जो चीज़ें होती हैं ना, घर पे ही लोग कहते हैं नहीं ये तो मुंह का छाला है, ये सही हो जाएगा, और उन चीज़ों को वो इग्नोर करता जाता है और फिर अक्सर हमारे पास जो मरीज़ आते हैं तकरीबन 4 स्टेज के अंदर आते हैं। माहिरीन का ये मानना है कि गुटखे से मुतासरा लोग जिस अजियत से गुजर रहे हैं, मीडिया को चाहिए कि वो इन चीज़ों को बिना किसी फिल्टर के दिखाए ताकि मुआशरा इससे इबरत पकड़कर इस नासूर से छुटकारा हासिल करे। एक ऐसा नासूर जिसने ना सिर्फ हमें माली तौर पर मुश्किलात का शिकार किया बल्कि हमारी कई कीमती जिंदगियां भी निगल ली। मेरा ख्याल है कि आपको इस स्टोरी में कुछ कैंसर के मरीज़ों को, मरते हुए मरीज़ों को शदीद जो, और ये ब्लर करके दिखाने के बजाय खुल के दिखाएं, खुल के उनकी हालत दिखाएं, उनकी शक्लें दिखाएं, उनके हाल दिखाएं कि वो क्या किस तरीके से, नहीं तो ये हम अखलाकियात में पड़े रहेंगे और पता नहीं चलेगा। मैंने कैंसर, मुंह के कैंसर के लोगों को इस तरह देखा है कि उनके मुंह से कीड़े गिर रहे थे, उनके मुंह में कीड़े पड़ जाते हैं और वो कीड़े गिर रहे होते हैं या नज़र आ रहे होते हैं। मतलब 3 दिन तक तो मैं खाना नहीं खा पाया जब मैंने पहला इस तरह का केस देखा था। फिर मैं लोगों को कहता हूँ कि जब इनकी सर्जरी होती है
तो ये हड्डियाँ निकाल देते हैं, ये जबड़े की हड्डियाँ निकाल देते हैं, दांत निकालते हैं। अब इसकी जगह कुछ वो और हड्डियाँ लगाते हैं। तो मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ कि गुटखा मत खाओ। अब पता नहीं वो कुत्ते की हड्डी लगाएंगे, जानवर की हड्डी लगाएंगे, किसी हराम जानवर की हड्डी लगाएंगे, तो चमड़ा किसी और का लगाएंगे। तो कुछ खुदा का खौफ करो। ये जो है ये थोड़ी वक्ती जो चीज़ है, ये नशावर चीज़ों से निजात हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।